देखिए, हम पौधे के एक से अधिक भाग खाते हैं। आप जानते हैं कि जो पौधे हमारे आसपास हैं उनके एक से अधिक भाग खाया ही जाता है। जैसे आप पत्ती खाते होंगे साग के रूप में, तना खाते होंगे, फिर उसका जड़ खाते होंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि जो पौधे हैं उनके हम एक से अधिक भाग खाते हैं। मुख्य पोषक तत्व में बात की जाए तो मुख्य पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, पोषांश, जल को शामिल किया जाता है। यानी जो हमारे मुख्य पोषक तत्व होते हैं या पोषक पदार्थ होते हैं उसमें बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, पोषांश, जल, इन सभी को मिलाकर हमारा मुख्य पोषक तत्व बनता है। आगे बात करते हैं तो मंड जो है, जिसको कार्बोहाइड्रेट भी बोला जाता है, तो मंड या कार्बोहाइड्रेट को पता लगाने हेतु किस तरह से आप परीक्षण करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि मंड या कार्बोहाइड्रेट को पता लगाने के लिए जो परीक्षण है इसमें तनु आयोडीन विलयन को खाद्य पदार्थों में 2 से 3 बूंद डालने पर यदि रंग नीला या काला हो जाता है तो उसमें मंड की उपस्थिति दर्शाता है। कहने का मतलब कि आप तनु आयोडीन विलयन ले लीजिए और कुछ भोजन ले लीजिए और फिर उस भोजन में आप तनु आयोडीन विलयन का 2 से 3 बूंद डालेंगे तो उस भोजन का जो रंग है वो या तो काला हो जाएगा या तो नीला हो जाएगा। इन दोनों रंग में से कोई एक भी आता है तो हम मान लेंगे कि वह जो भोजन है उसमें मंड उपस्थित है। इस तरह से ये मंड का या कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण हम कर लेंगे तनु आयोडीन विलयन के माध्यम से। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन का परीक्षण कैसे करेंगे। तो देखिए, प्रोटीन के परीक्षण करने के लिए हमें कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा का विलयन तैयार करना है। जब हम कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन तैयार कर लेंगे तो इस विलयन को हम भोजन पदार्थों पर डालेंगे, कुछ बूंद इसका डालेंगे और डालने के बाद भोजन का जो रंग होगा वह बैगनी हो जाएगा तो हम मान लेंगे कि उसमें प्रोटीन की उपस्थिति है या प्रोटीन उसमें पाया जाता है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए तो ध्यान रखना है, इसके लिए हमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन चाहिए प्रोटीन की परीक्षण के लिए। ठीक है, 2 बात आपको समझ में आ गई। एक मंड का परीक्षण जिसमें तनु आयोडीन का विलयन चाहिए और एक प्रोटीन का परीक्षण जिसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा चाहिए। तीसरा बात करते हैं हम वासा का परीक्षण। तो ध्यान रखिएगा कि वासा का परीक्षण करने के लिए भोज्य पदार्थ जो भोजन है उस भोजन के पदार्थ जो हैं, जो कण हैं, उनको क्या करना है कागज़ पे रख लेना है और उसको रगड़ना है। जैसे आप पेपर ले लीजिए, कॉपी का पेज ही ले लीजिए, उस पर कुछ भोजन रख दीजिए और उसको रगड़िए। रगड़ने के बाद अगर उस पेपर पर तिल के धब्बे दिखाई पड़ते हैं तो हम मान लेंगे कि उसमें जो है वासा उपस्थित है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये आपका 3 परीक्षण हो गया, एक कार्बोहाइड्रेट का, एक प्रोटीन का और एक वसा का। चलिए अब हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है, यानी किस किस चीज़ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इसमें गेहूं, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, चावल और बाजरा है। यानी इन सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वसा के स्रोत की बात की जाए तो वसा के स्रोत हैं मूंगफली, नारियल का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मछली, मांस, अंडे, दूध, घी, मक्खन और क्रीम। यानी जो भी तेल हैं, चाहे किसी प्रकार का तेल हो, किसी भी चीज़ का तेल हो, जैसे नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, ये जितने भी तेल हैं सभी वसा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा मांस, मछली, दूध, दही, घी, ये सभी क्या हैं तो सभी जो हैं आपके वसा के स्रोत हैं। अब हम बात करते हैं वसा जो है कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। यानी जितना कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करेगा उससे ज़्यादा ऊर्जा वसा प्रदान करता है। इस बात को ध्यान रखना। हो सकता है कि अगले एग्जाम में सेम लाइन आ जाए, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन इस कॉपी से लाइन बाई लाइन मैच करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रोटीन का स्रोत, यानी कौन कौन ऐसे चीज़ है जहाँ पे प्रोटीन उपस्थित है, यानी उसमें प्रोटीन पाया जाता है। तो इसके स्रोत हैं सोयाबीन, मूंग, चना, राजमा, मटर, अरहर, दूध, पपीता, यकृत, मांस, मछली, अंडा, टमाटर, संतरा, अमरूद,
मिर्च, नींबू, आंवला, पनीर। देखिए, जितनी भी दलहनी पौधे हैं या जो भी दाल वाली फसलें हैं, उन सभी में प्रोटीन तो पाया ही जाता है। इसके अलावा मांस, मछली, दूध, इसके अलावा हम कह सकते हैं पपीता, यकृत, ठीक है, अंडा, टमाटर, संतरा, अमरूद, नींबू, मिर्च, आंवला, पनीर, इन सभी में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इसको आप याद रखिएगा। प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं क्योंकि इससे शरीर की वृद्धि होती है। विटामिन आँख, अस्थियां, मसूड़ों व शरीर की रक्षा करता है और रोगों से बचाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रोटीन क्या करता है? तो प्रोटीन को हम लोग शरीरवर्धक भोजन बोलते हैं और ये शरीर की वृद्धि के लिए सहायक होता है। इसके अलावा विटामिन जो है आँख, अस्थियां, मसूड़े और शरीर की रक्षा करता है और हमें जो है बीमारियों से बचाता है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट में ध्यान रखिएगा कि चावल अन्य भोज्य पदार्थों से अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। यानी चावल सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाला भोजन है। आहारीय रेशों को रुक्षांश भी कहा जाता है। भोजन में रुक्षांश की पूर्ति पादप से प्राप्त होती है। रुक्षांश का मतलब कि आप जो सलाद वगैरह खाते हैं उसमें जो फाइबर होता है उसी को रुक्षांश बोला जाता है। और जितने भी रुक्षांश यानी फाइबर वाले जो वस्तु हैं, जो भोज्य पदार्थ हैं, वे अक्सर पौधे से प्राप्त होते हैं। इसमें आप दाल, फल, साबुत, खदान, आलू, ताज़े फल और सब्जियां शामिल है। ठीक है, अब बात करते हैं, यह शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता। अब देखिए, ये जो रुक्षांश हैं, मतलब कि जो आहारी रेशे हैं, ये रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, बल्कि हमारे शरीर में बिना पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होते हैं। यानी जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, जो भोजन पच जाता है और जो भोजन नहीं पचता है, तो बिन पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में रुक्षांश या फाइबर जो है सहायक होते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने तथा अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र तथा पसीनों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। यानी जो जल है यह क्या करता है कि हमारे शरीर में जो भी पोषक तत्व है उसको क्या करता है, अवशोषित करने का प्रयास करता है, अवशोषित करता है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे कि मूत्र में जो यूरिया होता है, अमोनिया होता है, उसको क्या करता है, उसको अपने में घुलाकर शरीर से बाहर निकालने का प्रयास करता है। फिर बात की जाए तो जल, दूध, चाय आदि से शरीर में जल की पूर्ति होती है। अब देखिए, हमारे शरीर में मतलब कि जो भी जल है 70% कहा जाता है कि शरीर में 70% जल है। तो जल का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ हमारे शरीर में जल ही मतलब पानी ही है, ऐसा नहीं होता है। जल का मतलब कि हमारे शरीर में जल, दूध, चाय या जो भी तरल पदार्थ हम अपने शरीर में लेते हैं, सब शरीर में जल के तौर पर ही गणना की जाती है या उसको मान लिया जाता है। तो जो हमारे शरीर में जल होता है उसकी पूर्ति किस किस चीज़ से होती है? तो जल से होता है, दूध से होता है, चाय से होता है, ठीक ना। फिर बात करते हैं, पकाने में विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। देखिए, जो भी भोजन हम लोग तैयार करते हैं या आग पर पकाते हैं, तो पकाने के दौरान क्या होता है कि विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। शरीर में प्रोटीन, खनिज लवण वृद्धि के लिए आवश्यक है। यानी जो शरीर है, इस शरीर के लिए प्रोटीन चाहिए, खनिज लवण भी चाहिए, तभी हमारी वृद्धि अच्छी से हो सकती है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, देखिए, तंतु से वस्त्र तक। इससे बात की जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, यहाँ से आपकी बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं तंतु का। तो देखिए, तंतु दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक तंतु, या जो कह सकते हैं कि जो वस्त्र हैं या जो धागे हैं, तो एक होता है प्राकृतिक, एक होता है संश्लेषित।
प्रकृति का मतलब कि जो मानव नहीं बनाया, ये प्रकृति में स्वतः ही बनते हैं, ठीक ना। जैसे पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, ये प्राकृतिक होते हैं। संश्लेषित का मतलब जो रेशा मानव बनाया है, ठीक ना, उसको संश्लेषित बोलते हैं। और प्राकृतिक में जानते हैं आप, रुई होता है, रेशम होता है, जूट होता है, ये पौधे से प्राप्त किए जाते हैं या तो जानवर से प्राप्त किए जाते हैं। जबकि संश्लेषित रेशे पॉलिस्टर होते हैं, नायलॉन होते हैं, एक्रिलिक होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं धागा। तो देखिए धागा क्या होता है, तो तंतुओं के समूह से प्राप्त होता है, यानी कई सारे तंतु मिलकर एक धागा का निर्माण करते हैं। जैसे अगर आप शर्ट्स में या आपके देखते होंगे कि साड़ी जब खरीदने जाते हैं या दुपट्टा खरीदने जाते हैं तो उसका रेशा निकला रहता है। तो उस रेशा को जब आप जो है अपने दो उंगलियों के बीच में से रगड़ेंगे तो उसमें से बहुत सारा उस धागे से रेशा निकलेगा। तो इसका मतलब कि जो धागे से रेशा निकल रहे हैं वही रेशा का समूह मिलकर उस धागे को बनाया है, ठीक ना। तो वही कहा जा रहा है कि धागा जो है तंतुओं के समूह से प्राप्त होता है। प्राकृतिक रेशे की बात की जाए तो ये पादप या जंतु से प्राप्त होते हैं, और रुई तथा जूट पादप से तथा ऊन तथा रेशम जंतु से प्राप्त होते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा कि प्राकृतिक रेशे में क्या क्या आता है। तो एक तो पादप से यानी पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, दूसरा जंतु से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशे। और रुई जूट जो हैं ये दोनों पादप से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक रेशे हैं, जबकि ऊन तथा रेशम जंतु से प्राप्त होने वाले प्राकृतिक रेशे हैं, जिसमें भेड़, बकरी, खरगोश, ऊँट, याक आदि आते हैं। यानी जो ऊन या रेशम है जिसे हम लोग प्राकृतिक रेशा कहते हैं, यह या तो भेड़ से प्राप्त होगा या बकरी से या खरगोश से या ऊँट से या याक से प्राप्त हो सकता है। आगे बात करें तो रुई कपास के फल से प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि रुई जो है कपास के फल से प्राप्त होता है, फूल से नहीं। अगर एग्जाम में पूछ ले कि रुई प्राप्त होता है कपास के फल से, फूल से, तो मैक्सिमम हो सकता है कि फूल ही मार के आ जाए, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, फल, ठीक है। आगे बात करें तो रेशम के कीट को बॉम्बेक्स मोरी कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है कि रेशम के कीट को क्या कहा जाता है, तो बॉम्बेक्स मोरी कहा जाता है। रेशम कीट के प्यूपा अवस्था के कोकून से प्राप्त होता है। अब देखिए जो रेशम का जो कीट है या जो रेशम जो हम लोग जो रेशमी साड़ी पहनते हैं या जो रेशमी कपड़े पहनते हैं, वह जो रेशम है ना, वह एक कीड़ा होता है, ठीक ना, तो कैटरपिलर। तो ध्यान रखिएगा कि रेशम कीट के प्यूपा अवस्था, एक अवस्था होती है उनकी, जिससे बचपन हम लोग होता क्या है कि लार्वा होता है, प्यूपा होता है, ठीक ना। तो ये जो है रेशम जो है कीट के प्यूपा अवस्था के कोकून से प्राप्त होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो रेशम है ये आया कहाँ से, तो चीन से रेशम का प्रचलन शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है, तो चीन से रेशम का प्रचलन शुरू हुआ है, सबसे पहले वहीं से आया। इसलिए आप जानते हैं कि जो है रेशम मार्ग आप सुने होंगे, हिस्ट्री अगर आपने पढ़ा होगा तो। आगे बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा रेशम 5 किस्मों में पाई जाती है। देखिए भारत में 5 किस्मों में रेशम पाई जाती हैं, जिसमें ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, ओक मूंगा और मलबरी, ये कुछ रेशम के प्रकार हैं जो पाई जाती हैं। भारत में रेशम के 5 किस्में पाई जाती है, यानी भारत में देखिए 5 किस्म के रेशम पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मलबरी किस्म का रेशम उत्पादन किया जाता है, और भारत में सबसे ज़्यादा जो रेशम का उत्पादन होता है वह मलबरी है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ ले कि भारत में सबसे अधिक किस रेशम का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, आप मलबरी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें तो 1943 में केंद्रीय रेशम अनुसंधान बहरामपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। यानी हम कह सकते हैं कि बंगाल के बहरामपुर में 1943 में केंद्रीय रेशम अनुसंधान की स्थापना हुई। भारत में सबसे अधिक शहतूत रेशम कीट बॉम्बेक्स मोरी का पालन किया जाता है।
यानी भारत में सबसे अधिक जो रेशम कीट का पालन होता है उस रेशम कीट को बोला जाता है बॉम्बेक्स मोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशम कीट केवल 2 से 3 दिन तक जीवित रहता है, यानी रेशम का कीट जो होता है वो केवल 2 से 3 दिन तक ही जीवित रहता है। पटसन बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम में पाया जाता है। पश्मीना जो है ये बकरी से प्राप्त होता है। पश्मीना शाल आपने सुना होगा, तो पश्मीना शाल बकरी से प्राप्त होता है, जबकि अंगोरा खरगोश से प्राप्त होता है। रेशम का धागा प्रोटीन का बना होता है। जो रेशम का धागा होता है वो प्रोटीन का बना होता है, तथा कपास व जूट सेलुलोज का। जो कपास होता है, ठीक ना, और जो जूट होता है उसमें सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, इसको भी आपने याद रखना है। हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें 4-5 दोनों इंक्लूड हैं। पौधे पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, ये काफ़ी आसान चैप्टर है, लेकिन मैं समझा देता हूँ अच्छे से आपको। देखिए, एक होता है हस्तचयन, या इसको हैंड पिकिंग बोलते हैं। तो हस्तचयन का मतलब, हस्त मतलब हाथ होता है, चयन का मतलब चुनना या बीनना। तो हाथ से चुनकर किसी चीज़ को अलग करते हैं, उसी को हस्तचयन कहा जाता है। अगला है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का मतलब होता है कि मतलब कि डंड, जो पेड़ पौधे को जो फसल होते हैं उन फसलों से मतलब कि अनाज को अलग करना, वो थ्रेसिंग कहलाता है। यानी चावल, गेहूँ, सरसों को डंडियों से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक ना। आगे बात करते हैं निष्पावन। निष्पावन का मतलब विनोइंग। अब जानते हैं कि ओसाना जिसको बोलते हैं हम लोग, ओसाना, तो उसी को निष्पावन कहा जाता है। यानी पवन हो गया, वायु हो गया, इसके माध्यम से जो अनाज होते हैं, अनाज में जो मिश्रण होते हैं, हो सकता है कि कोई अनाज मोटा हो, कोई पतला हो, या हो सकता है कि अनाज में भूसी हो, तो इन सभी चीज़ को अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, निष्पावन करते हैं। अब एक बात को समझिएगा कि पवन या वायु के द्वारा मिश्रण में भारी व हल्के अवयवों को पृथक करना निष्पावन कहलाता है। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अनाज है इसमें भूसी को ही अलग करने के लिए निष्पावन किया जाए। हो सकता है कि कोई भारी हो अनाज, कोई हल्का अनाज हो, तो दोनों को पृथक करने के लिए भी निष्पावन किया जा सकता है। चालन की बात की जाए तो मिश्रण के 2 ऐसे अवयव जिनकी अमापों में अंतर हो, वहाँ पे चालन का प्रयोग किया जाता है। चालन जैसे अपने चलनी देखा होगा, तो अपनी चलनी से आटा चालते हैं तो क्या समझ में आता है कि जो आटा है पतला है, जबकि उसका जो चोकर होता है वो मोटा होता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि एक जो अनाज है, अनाज के मिश्रण में एक मोटा हो एक पतला हो, यानी अमाप में अंतर हो, तब चालन किया जाता है। जैसे मैं ऐसे कहूँ तो कभी कभी होता क्या है कि लोग गेहूँ में जो है सरसों बो देते हैं, तो फिर सरसों गेहूँ एक के साथ जो है उसका एक साथ मतलब एक साथ ही वो फसल निकलता है, तो फिर उसको अलग अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं, चलनी से चाल देते हैं, तो गेहूँ चलनी में रह जाता है और सरसों नीचे आ जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से इसको बोला जाता है चालन। चालन का मतलब कि मिश्रण के 2 ऐसे अवयव जिनकी अमापों में अंतर हो, उसको चालन कहते हैं। अवसादन। अवसादन का मतलब है कि अवसाद का बर्तन की तल में नीचे बैठ जाना। जैसे आप कुछ ऐसा पानी लीजिए जिसमें अशुद्ध जल हो, जिसमें मिट्टी उट्टी मिला हो या बालू मिला हो, तो लोग करते क्या हैं कि पानी को या शुद्ध जो है जल को या किसी भी पदार्थ को जो मिक्सचर हो उसको क्या करते हैं, गिलास में लेकर रख देते हैं और कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, तो जो शुद्ध जल होता है वो ऊपर हो जाता है और उसमें कंकड़ पत्थर नीचे बैठ जाते हैं। इसी को अवसादन कहा जाता है। अवसाद का मतलब है, अवसादन का मतलब है कि अवसाद का बर्तन की तली में नीचे बैठ जाना अवसाद कहलाता है। इसी प्रक्रिया को अवसादन कहते हैं। निस्तारक की बात की जाए तो जो हमने अभी अवसादन देखा था, जिसमें शुद्ध जल ऊपर हो गया था, कंकड़ पत्थर गिलास के तली में बैठ गया था, उसी शुद्ध जल को उस गिलास में से किसी और बर्तन में अच्छे से निकाल लेना कहलाता है निस्तारण। यानी बर्तन की तली में नीचे बैठा अवसाद से ऊपर की साफ द्रव्य को अन्य बर्तन में उड़ेल देना,
क्या कहलाता है? तो निस्तारण कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं निस्यंदन। तो द्रव्य से अवसाद को अलग करने की या अलग करने के लिए छानना जो है निस्यंदन कहलाता है। जैसे हम लोग चाय पीते हैं, तो चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के बाद उससे हम लोग क्या करते हैं? निस्यंदन करते हैं, छानते हैं। क्या छानते हैं? तो चाय में से चाय पत्ती को छान लेते हैं। इसी को निस्यंदन कहलाता है। यानी जो द्रव्य पदार्थ है उसमें से कुछ अवसाद उसमें है, उसको क्या करना है? छननी से छान लेना ही निस्यंदन कहलाता है। वाष्पन की बात की जाए तो द्रव्य से भाप का, वाष्प का बनना, ये वाष्पन कहलाता है। जैसे आप क्या करते हैं? आप पानी गर्म करते हैं तो देखते हैं कि जो पानी बर्तन के ऊपर जो ढक्कन लगा रहता है उस पर क्या होता है? उस पर भाप आता है, जमता जाता है, ठीक ना, या हो सकता है कि उड़ता जाए, तो उसी को वाष्पन कहा जाता है। और वर्षा जो है संघनन के द्वारा होती है। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्षा किसके द्वारा होती है? तो वर्षा संघनन के द्वारा होता है। यानी जो भी हमारे बादल में जो जलवाष्प होते हैं वो धीरे धीरे संघनित होते हैं, और संघनित होकर फिर बड़े बड़े जो है पानी के बूंद बनते हैं और फिर भारी होते हैं, तो वर्षा के रूप में नीचे आ जाते हैं। तो संघनन के द्वारा ही वर्षा होती है। संतृप्त विलयन की बात करें तो देखिए, संतृप्त विलयन का मतलब है कि जब विलायक में कोई विलय घुलना बंद हो जाए। मतलब कि आप किसी पदार्थ को किसी द्रव्य में इतना घुल दीजिए कि उससे ज़्यादा और उसमें घुला ना जाए। या हम ऐसे कहें कि आप एक गिलास, आधा गिलास पानी ले लीजिए, और आधा गिलास पानी लेने के बाद आप उसमें चीनी डालते जाइए। एक समय ऐसा आएगा कि जितना आप चीनी डालेंगे वो तो घुल गया, लेकिन अब और चीनी डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं, ऐसे खड़े के खड़े रह जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि वह जो विलयन था क्या हो गया? संतृप्त हो गया। मतलब कि उसमें अधिक से अधिक मात्रा में चीनी घुल गया है, उसी को संतृप्त विलयन कहते हैं। और संतृप्त विलयन का मतलब है कि जब कोई द्रव्य पदार्थ में कोई और चीज़ नहीं घुल सकता, उसी को संतृप्त विलयन कहा जाता है। मतलब कि जितना घुलना था घुल गया, बस हो गया, अब और नहीं घुल सकता है इसमें। ठीक है, अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन की विधि द्वारा अलग किया जाता है। मतलब कि जो अनाज है उसमें अगर भूसा भी है और पत्थर है, तो इन दोनों को जो है हस्तचयन की विधि से अलग कर सकते हैं। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा भी अलग किया जाता है। देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, अनाज से भूसा अलग करना है या अनाज से पत्थर को अलग करना है, तो हस्तचयन विधि का हम प्रयोग कर लेंगे। अनाज से भूसा भी निकाल सकते हैं, अनाज से हम क्या कर सकते हैं? पत्थर भी निकाल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि चावल जब हम लोग कुटा लेते हैं मिल में, उसके बाद कुछ कुछ चावल के भूसा जो होते हैं वो चावल में रह जाते हैं, दो चार को। तो जो महिलाएं होती हैं उसको क्या करती हैं? खाना बनाने के समय उसको क्या करती हैं? हाथ से बीन लेती हैं, चुन लेती हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम लोग धान कुटाते हैं तो धान कुटाने के बाद जो है कुछ धान के जो है मतलब कि धान चावल में आ जाते हैं और उसको अलग करना मुश्किल होता है। तो फिर महिलाएं जो हैं खाना बनाने से पहले उसको क्या करते हैं? थाली में लेकर या किसी बर्तन में लेकर उसको धान को उस चावल से अलग कर लेती हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हस्तचयन कहते हैं। तो हस्तचयन अनाज से भूसा अलग करने के लिए और अनाज से पत्थर को अलग करने के लिए भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा अलग किया जाता है। मतलब कि अनाज है और भूसा है, तो अनाज तो भारी रहेगा, भूसा हल्का रहेगा, तो इस केस में हम लोग निष्पावन विधि का भी प्रयोग करते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम लोग 6-7 दोनों कंप्लीट करेंगे। अब हम बात करते हैं शाक, झाड़ी व वृक्ष को वर्गीकरण हेतु पौधे को या पौधे के तना तथा शाखाओं को देखकर किया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर हम पौधे के तना को देख लें और उसकी शाखाओं को देख लें तो हम पता कर लेंगे कि ये पौधा शाक है, झाड़ी है या वृक्ष है। ठीक है, कैसे? तो चलिए बताते हैं। अगर शाक होगा तो हरा, कोमल तना, छोटे पौधे, कोई शाखा नहीं। कहने का मतलब कि अगर शाक होगा, शाक है, तो वह तो हरा होगा ही होगा, उसका तना जो है बिल्कुल कोमल होगा। इसके साथ साथ
पौधे का होंगे बिल्कुल छोटे होंगे और उसमें कोई शाखा दिखाई नहीं देगा, मतलब कि ऐसा नहीं लगेगा कि इस पौधे में से कोई टहनी वगैरह निकली हुई हो। जैसे सवाल देख लीजिए, ये क्या है, इसको शाक बोलते हैं, ठीक ना। तो शाक का मतलब है कि बिल्कुल जो है उसमें से कोई टहनी वगैरह दिखाई ना पड़े। झाड़ी की बात करें तो तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। ऊंचाई शाक से थोड़ी सा अधिक होती है। देखिए, जो झाड़ी होते हैं तो ये थोड़े से बड़े होते हैं, मतलब कि शाक से बड़े होते हैं, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं हो जाते हैं कि पौधे के बराबर हो जाए, ठीक है। तो शाक मतलब सॉरी झाड़ी जो है बड़े होते हैं, लेकिन इनकी तना क्या होती है, तना अधिक मोटा नहीं होता है। तना कठोर तो होता है लेकिन अधिक मोटा नहीं होता है, और इनकी ऊंचाई जो है शाक से थोड़ी अधिक होती है। फिर हम बात करते हैं आरोही पौधे। आरोही पौधे मतलब जानते हैं कि ऐसे पौधे जो किसी के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं। नहीं, ऐसे पौधे जो किसी के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं उन्हें आरोही पौधे कहा जाता है। जैसे आपने कद्दू का पौधा देखा होगा, इसके अलावा आप कोहड़ा, भथुआ ये सब देखा होगा, घेवड़ा देखा होगा, ये सब क्या है, ये सब आरोही पौधे हैं जो किसी न किसी पेड़ पौधे के सहारे ये ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं तना का विकास बीज से होता है, यानी प्रांकुर से। अब देखिए, एग्जाम में इस लाइन को हो सकता है कि पूछ ले, क्योंकि लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी क्वेश्चन पूछ लेगा कि तना का विकास निम्न में से किससे होता है, प्रांकुर से दे देगा या मूलांकर से दे देगा। तो ध्यान रखना है कि जो तना होता है यह बीज के प्रांकुर से होता है। तना का विकास बीज से होता है लेकिन बीज के प्रांकुर से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो तना का कार्य संवहन करना होता है। संवहन का मतलब किसी चीज़ को ले जाना यानी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य होता है। किसका, तना का। तना का कार्य संवहन करना होता है जल व खनिज का, यानी तना ही जल या खनिज का संवहन करता है। यह यांत्रिक सहायता यानी खड़ा रखने में सहायक होता है। यानी तना का कितना काम हो गया, दो काम हो गया। एक काम हो गया कि उस पौधे को खड़ा रखने में सहायता करता है, पहला काम। दूसरा काम उस पौधे के लिए संवहन का काम करता है, यानी जल को ले आना, खनिज को ले जाना, इस तरह से कुछ काम करता है। आगे बात करते हैं पर्णवृंत। अब ये पर्णवृंत क्या होता है, तो इसमें पत्तियां तने से जुड़ी रहती है। अब देखिए, अब यहाँ पे इस पत्ती भी अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, ठीक है ना, तो यहीं पे क्या होता है, गांठ जैसा रहता है जहाँ से ये तने से जुड़ा रहता है। तो इसी को पर्णवृंत बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, गांठ जैसी जो हल्की सी संरचना रहती है, इसको पर्णवृंत रहता है। और इसी पर्णवृंत के माध्यम से जो पत्तियां होती है तने से जुड़ी रहती हैं। इस बात को ध्यान रखना है। पत्ती के चपटे हरे भाग को पटल या फलक कहते हैं। देखिए, ये जो पत्ती है, इस पत्ती के जो चपटा भाग है, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो भाग है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग या तो पटल बोलते हैं या तो फलक बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं पत्ती के बारे में। आप जानते हैं पत्ती दो प्रकार की होती है। एक होता है जालिका रूपी, जिसमें जाल जैसे दिखाई पड़ेगा। जैसे देखिए, ये क्या है, ये जाल रूपी आपको दिखाई पड़ रहा है, इस तरह से गया है, इस तरह से फैल रहा है, इस तरह से ये जाल है। दूसरा समांतर। समांतर मतलब सीधा सीधा, मतलब सामने सामने चल रहा है। समांतर का मतलब देखिए, ये क्या है, एक इधर से गया, एक इधर से गया, एक इधर से गया, समांतर ये पत्तियां हैं, ठीक ना। चलिए हम बात करते हैं आगे, वाष्पोत्सर्जन। अब ये वाष्पोत्सर्जन होता क्या है, तो पत्ती से जल को वाष्प के रूप में छोड़ना, ये वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब जानते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों से बराबर वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, ठीक ना। अब पत्ती का कार्य क्या है इसको समझ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले। पत्ती का कार्य, तो पहला कार्य होता है आपका प्रकाश संश्लेषण, जिसके दौरान जो है पत्ती में भोजन बनता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दूसरा काम होता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन मतलब कि पत्तियों से जो है जल का वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर उड़ जाना, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और तीसरा काम होता है कीटों को आकर्षित करना। तीसरा काम कीटों को आकर्षित करना। अब आप सोचेंगे कि कीटों को आकर्षित करना पत्तियों का काम थोड़ी होता है, बिल्कुल है। क्योंकि आप जानते हैं कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एकलिंगी होते हैं। एकलिंगी मतलब कि
एक ही लिंग उनमें होता है, या तो नर होते हैं या तो मादा होते हैं। तो ऐसे केस में अगर वे कीटों को आकर्षित नहीं करेंगे तो उनमें फल फूल नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इनका पत्तियों का काम भी होता है क्या करना, तो कीटों को आकर्षित करना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जड़ का। तो जड़ जड़ का विकास मूलांकर से होता है। देखिए जो जड़ है ये भी बीज से ही बनता है, लेकिन बीज के मूलांकर से क्या बनता है, जड़ बनता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा दूं, ये कोई बीज है, ठीक है। तो बीज से आप देखते हैं कि आपने चना भिगोकर 2-3 दिन तक छोड़ा होगा खाने के लिए। तो देखते हैं कि जब चना भीग जाता है, 2-3 दिन तक छोड़ देते हैं, तो उसमें से वो अंकुरित होकर कुछ इस तरह का संरचना निकलता है। तो जो ऊपर निकल गया बीज से, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, प्रांकुर बोलते हैं, प्रांकुर। तो प्रांकुर से यहाँ से तना बन जाएगा, ये पत्ती उत्ती निकल जाएगा। नीचे जो आती है इसको हम लोग मूलांकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूलांकुर बोलते हैं। और मूलांकुर से क्या बनता है, ये जड़ बनता है, ठीक है ना। तो वही कहा जा रहा है कि जड़ जो है, जड़ का विकास मूलांकुर से होता है। मूसला जड़, अब देखिए जड़ अलग अलग प्रकार का होता है, एक होता है मूसला जड़, एक होता है जो है जालिका रूपी। अब यहाँ पे देखिए मूसला जड़ ऐसा जड़ जिसमें एक मुख्य जड़ हो तथा अन्य छोटी छोटी रिस्सें लगी हो। मतलब कि मूसला जड़ में क्या होता है, एक मुख्य जड़ होता है, मोटा सा जड़ होता है इस तरह से, इसमें से कुछ पत्ती पत्ती सी जालिका रूपी जड़ लगी रहती है, ठीक ना। और जो मूसला जड़ होता है ये द्विबीजपत्री होते हैं। द्विबीजपत्री मतलब कि जो बीज इस पौधे में होता है वह 2 भागों में आसानी से बढ़ जाता है, ठीक है ना। और इनकी पत्तियां क्या होती हैं, शाखावित होती हैं। शाखावित का मतलब जालिका रूपी होती हैं, ठीक है ना। शाखावित का मतलब इस तरह से मैंने बताया कि इस तरह से जालिका रूपी होती है, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि जो मूसला जड़ होता है इसमें एक जो है मुख्य जड़ होता है, बाकी रिश्तेदार जड़ होती हैं, ये द्विबीजपत्री होते हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात ये शाखान्वित होती हैं, मतलब कि ये जालिका रूपी इसमें पत्ती पाया जाता है। अब हम रिश्तेदार जड़ की बात कर लेते हैं। तो जो रिश्तेदार जड़ होता है इसी को झाखड़ा जड़ भी बोला जाता है। तो ऐसे पौधे जिनमें जड़ की अनेक शाखा हो, यानी देखिए इस तरह का जड़ होता है, इस तरह का जड़ होता है, एक जगह से बहुत सारे रिश्तेदार जो है निकले रहते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, जड़ की अनेक शाखा होती हैं, जैसे धान गेहूँ इस तरह का पौधे हो गए। यह एक बीजपत्री होता है, मतलब कि इसमें जो भी फल लगेगा या बीज लगेगा उसमें एक ही बीज होगा, मतलब कि उसको हम आसानी से 2 भागों में नहीं बांट सकते हैं। अगर आपको कहा जाए कि चावल को आसानी से 2 भागों में बांटिए तो बांट पाएंगे, कहेंगे नहीं, संभव नहीं है। लेकिन हम कहें कि आप चना को बांट दीजिए, आप अरहर को बांट दीजिए, तो बिल्कुल आसानी से आप खोल के उसको बांट देंगे कि 2 भाग में होता ही है वो, ठीक है। और इनकी पत्तियां जो हैं, मतलब कि रिश्तेदार जड़ की जो पत्तियां होती है ये समांतर होती हैं। मैं अभी ऊपर आपको बताया कि समांतर पौधे में क्या होता है, इस तरह का होते हैं, ठीक है ना। ये समांतर पौधे की पत्तियां हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। जड़ भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। जो जड़ होते हैं भूमि से जल का अवशोषण करते हैं, ठीक है ना। ठीक है। और इसके अलावा जड़ जो है आपके पौधे के लिए मजबूती भी प्रदान करते हैं, मिट्टी को जकड़ के रखते हैं। जड़ जो है, अब देखिए जड़ किस किस पौधे का हम लोग जड़ खाते हैं। तो जड़ खाते हैं किसका, गाजर का जड़ खाते हैं, मूली का जड़ खाते हैं, शकरकंद का, सलजम का और टेपियोका का। इन सभी का हम लोग क्या खाते हैं, तो भाई हम लोग जड़ खाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम लोग पुष्प को, फूल को समझ लेते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि पुष्प जो है, इस पुष्प में ये जो पत्ती जैसे जो ये नीचे वाली भाग जो निकला है इसको हम लोग वाह्य दल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है ये फूल तरह से जो पार्ट ऊपर से निकला हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंखुड़ी बोलते हैं। आपने गुलाब का फूल देखा होगा, दिया भी होगा किसी न किसी को। तो अक्सर क्या होता है कि आपके मन मुताबिक जब बातें नहीं बन पाती हैं तो आप गुस्से हो जाते हैं और फिर उस गुलाब की पंखुड़ी को तोड़कर एक एक करके फेंकना शुरू करते हैं। तो जो लाल मतलब कि उसमें से पत्ती तोड़कर हम लोग फेंकते हैं उसी को हम लोग पंखुड़ी बोलते हैं,
और जहाँ से ये कुछ इस प्रकार का डंठल निकला रहता है, इसी को हम लोग स्त्रीकेसर कहते हैं। बीच में कुछ मोटा सा एक पार्ट रहता है, इसको स्त्रीकेसर कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसमें समझते हैं। देखिए, इसमें से एक ठो संरचना यहाँ पे लिया गया है, और ये जो संरचना है इसको हम लोग पुंकेसर का भाग कहा जाता है। पुंकेसर मतलब पुरुष के अंदर जो पौधे में जो पुरुषांग जो होता है, पुरुष का जो भाग होता है, उसको पुंकेसर कहा जाता है। अब ये जो पुंकेसर है, इस पुंकेसर के ये जो पार्ट है जो इस तरह का, इसको कहा जाता है तंतु। ठीक है, और ऊपर वाला जो कली जैसा पार्ट है इसको पराग कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग कोष। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसको जूम करता हूँ, थोड़ा सा इधर खींच लेता हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तीह जो है इसको स्त्रीकेसर बोलते हैं, ये पूरा पार्ट स्त्रीकेसर का है। और इसमें आप ध्यान दीजिएगा, तो स्त्रीकेसर के ऊपर वाला जो पार्ट है इसको वर्तिकाग्र कहा जाता है। ठीक है, और ये जो इसके नीचे ये जो पार्ट आ रहा है इतनी का, इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका। नीचे वाला जो ये पार्ट है इस तरह का, जो ये इस तरह से फैला हुआ है, जो थोड़ा सा उभरा हुआ है, इसको बोला जाता है अंडाशय। इसमें अंडे रहते हैं। ठीक ना, और जब ये पराग कोष किसी माध्यम से, हवा के माध्यम से, कीटों के माध्यम से इस पुंकेसर से उड़कर, चलकर, या जिस तरह से भी हो, इस स्त्रीकेसर के ऊपर यानी वर्तिकाग्र के ऊपर पड़ता है, तो धीरे धीरे करके ये अंदर आ जाता है और फिर इसमें निषेचन होने लगता है। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब परागण क्या होता है? देखिए, पराग का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। यहाँ पे मैं बता दूं, देखिए ये जो पराग कोष है यहाँ से चलकर इस वर्तिकाग्र पर आ गया, फिर इसका निषेचन होगा। इसी प्रोसेस को परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक आपको कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है कि अरस्तु को गैट ऑफ एनिमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरस्तु को गैट ऑफ एनिमल कहा जाता है। इसको ध्यान रखना है। अब शरीर में गति पढ़ लेते हैं। देखिए, एक होता है कंदुक खलिका। कंदुक खलिका संधि क्या होता है? देखिए, हमारे शरीर जो हड्डियां हैं ये बहुत सारे जोड़ के माध्यम से जुड़ी रहती हैं, और अलग अलग जोड़ को, हड्डियों को जोड़ को अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कंदुक खलिका संधि। अब ये कंदुक खलिका संधि क्या है? तो पैर में होता है फीमर तथा श्रेणी मेखला, हाथ में ह्यूमरस और अंश मेखला में। अब देखिए, पैर में क्या होता है कि हमारी जो जांघ की जो हड्डी होती है और हमारा ये जो कह सकते हैं कमर होता है, तो जांघ जो है, जांघ की हड्डी और कमर में जहाँ पे जोड़ी रहती है उसी को कंदुक खलिका संधि कहते हैं। ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा कि इस तरह से हमारे क्या होता है, जांघ की जो हड्डियाँ हैं इस तरह से, ये हमारा इसमें क्या होता है, जांघ की हड्डी इस तरह से लगी रहती है। ठीक है, तो इसी पॉइंट को, इसी जोड़ पॉइंट को क्या बोलते हैं? कंदुक खलिका संधि बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है हमारे हाथ में जो कंधा होता है, हमारे हाथ में जो कंधा पे, जहाँ पे हाथ हमारी जुड़ी रहती है वहाँ पे होता है। और इसके अलावा हमारा जो है ये फीमर यानी कमर में जो पैर की हड्डी जुड़ी रहती है वहाँ पे होता है। अब हिंज संधि की बात करते हैं, जिसको कब्जा संधि भी कहा जाता है। तो हाथ की केहूनी और पैर के घुटना, पैर के जो घुटने होते हैं दोनों वहाँ पे, और हाथ में जो दोनों केहूनियाँ होती हैं, इन दोनों में हिंज संधि या कब्जा संधि पाया जाता है। अचल संधि की बात करते हैं तो खोपड़ी हमारी अचल संधि है। अचल संधि का मतलब कि जो चल फिर नहीं सकती है, मूवमेंट जिसमें नहीं हो सकता है, उसको अचल संधि कहा जाता है। आगे हम बात करें तो घोंघा का बाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। जो घोंघा होता है उसका जो बाह्य कंकाल होता है, कठोर जो होता है, यह कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तिलचट्टा में 13 चंबर पाया जाता है। देखिए, ये जो तिलचट्टा होता है जो घरों में पाया जाता है, इसमें 13 चंबर हर्ट होते हैं। इसमें 3 जोड़ी पैर पाया जाता है। ठीक ना, मकड़ी कीट नहीं है। क्वेश्चन पूछ सकता है और 99% ध्यान रखिएगा, गलत करके लोग आएंगे।
क्वेश्चन दे देगा कीट है, या ऐसे भी दे देगा कि निम्न में से कौन कीट नहीं है, ऑप्शन उसमें मकड़ी लगा देगा। सब लोग समझेगा मकड़ी, भाई कीट तो है ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा मकड़ी कीट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मकड़ी में जो है 3 जोड़ी पैर नहीं पाया जाता है। यानी जिस कीट में 3 जोड़ी पैर होते हैं वही कीट की प्रजाति में आते हैं, वही कीट की प्रजाति में आते हैं। अगर 3 जोड़ी पैर नहीं होते हैं तो कीट नहीं है, इसलिए मकड़ी कीट नहीं है, क्योंकि उसमें शायद 2 ही जोड़ी होते हैं पैर। ठीक ना। मछली का शरीर धरा रेखीय होता है, ये तो आसान है, आपको पता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, सजीव एवं उनका परिवेश। चलिए, समुद्री जीव तथा पौधे श्वसन हेतु पानी में घुले हुए वायु का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो समुद्री जीव होते हैं, समुद्री जीव और जो पौधे होते हैं, श्वसन हेतु पानी में घुले हुए वायु का प्रयोग करते हैं। यानी जो पौधे समुद्र में या पानी के अंदर होते हैं, जो जीव पानी के अंदर होते हैं, वे कैसे श्वसन करते हैं? तो इसका एक ही तरीका है कि जल में जो ऑक्सीजन घुला रहता है उसी को वे लोग श्वसन में प्रयोग कर लेते हैं। ऊँट का पैर लंबा होता है जिससे शरीर रेत की गर्मी से दूर रहे। इनमें मूत्र विसर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, यानी जो ऊँट होते हैं कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं, तथा मल शुष्क होता है। यानी ये जो मल त्याग करते हैं वो मल क्या होता है? शुष्क होता है, सूखा होता है। ठीक है। उनके शरीर से पसीना नहीं आता, यानी ऊँट के शरीर से पसीना नहीं आता, इसीलिए देखते हैं कि ऊँट काफ़ी दिनों तक बिना पानी के रह जाता है। ठीक है। और रेगिस्तानी जंतु को डेजर्टिकोलस कहते हैं। लीजिए, यही क्वेश्चन आपके टीआरई 3 में पूछा गया था कि रेगिस्तानी जंतु को क्या कहा जाता है। सेम टू सेम लाइन आया हुआ है। रेगिस्तानी जंतु को डेजर्टिकोलस कहलाते हैं ये जंतु। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो मछली के शरीर के ऊपर सल्क होता है। अब देखेंगे मछली के ऊपर एक सल्क होता है, ठीक ना, जिससे हम लोग चुइयाँ वगैरह कहते हैं कि ऊपर का कुछ ऐसे छुड़ाया जाता है, उसके बाद ही मछली बनती है। ठीक ना। तो मछली के ऊपर, शरीर के ऊपर सल्क होता है जो सुरक्षा प्रदान करता है। ये गील की सहायता से श्वसन करती हैं। मछली कैसे श्वसन करती हैं? तो गील की सहायता से श्वसन करती हैं। आगे बात करें अनुकूलन। अब देखिए अनुकूलन क्या होता है। तो अनुकूलन का मतलब कि वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना और फिर जीवित रहना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जब हमारे वातावरण में मौसम में परिवर्तन होता है, जैसे गर्मी से ठंडी, ठंडी से बरसात, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या होते हैं, बदलते चले जाते हैं। जैसे गर्मी आ गया तो टी शर्ट में रह लेंगे, हाफ पैंट पर रह लेंगे, ठीक ना, और दिन में 2-3 बार नहाना शुरू कर देंगे, एसी चला कर रहेंगे, पंखा चला कर रहेंगे, यानी अपने बॉडी को उस गर्मी के अकॉर्डिंग ढालना शुरू कर देंगे ताकि हमें कम गर्मी लगे, हम वातावरण में जीवित रह सकें। जब ठंडी आता है तो हमारे शरीर को काफ़ी ठंड न लग जाए, इसलिए हम लोग ऊनी कपड़ा पहनना शुरू कर देते हैं, कंबल ओढ़ के सोते हैं इस तरह से, और आग तापना शुरू कर देते हैं। ऐसा किस लिए? इसलिए कि हम वातावरण के साथ क्या करें, सामंजस्य यानी तालमेल बैठा लें। ठीक ना। और जब तालमेल बैठा लेंगे तो आसानी से हमें जीवित रह सकते हैं। ठीक है। इसी को बोला जाता है अनुकूलन। हम बात करते हैं आवास। तो आवास देखिए, एक होता है जैव घटक और एक होता है अजैव घटक। जैव मतलब जीवित, मतलब कि जैव घटक में वे ही चीज़ आते हैं जो जीवित होते हैं, जैसे जंतु हो गया, पादप हो गए, ये दोनों जैव घटक के अंतर्गत आते हैं जो जीवित होते हैं। अजैव घटक के अंतर्गत वे आते हैं जो निर्जीव होते हैं, जैसे चट्टान, वायु, मृदा, सूर्य का प्रकाश, पानी, मिट्टी, ये सभी क्या है, ये सभी अजैव घटक हैं। अब हम बात करते हैं मरुस्थल आवास। ठीक है, इसको समझ लेते हैं मरुस्थल आवास क्या होता है। तो मरुस्थल में चूहा तथा सांप दिन के समय बिल में रहते हैं। ये देखिए, जो मरुस्थल है, बालू वाला क्षेत्र है, वहाँ पे जो सांप होते हैं, जो मेढक होते हैं, दिन के समय में वे बिल में रहते हैं तथा रात के समय बाहर आ जाते हैं। ठीक है। नागफनी में पत्ती जैसा संरचना उनका तना होता है। जैसे नागफनी का आपने पेड़ देखा होगा
तो आपने देखा होगा कि उसमें पत्ती नहीं बल्कि तने के आकार की संरचना होती है। वास्तव में वो पत्ती नहीं बल्कि तना ही होता है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण तना में होता है। अब क्वेश्चन दे देगा कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑप्शन दे देगा तना पत्ती, तना पत्ती दोनों उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में कोई नहीं। मैक्सिमम लोग गलत कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पत्ती में चूंकि नागफनी में जो पत्ती जैसी संरचना होती है वो वास्तव में तना होता है, इसलिए नागफनी में जो है प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होगा, तो तने में होगा। मरुस्थलीय पौधे की जड़ें पानी हेतु अधिक गहराई में चली जाती है, यानी जो भी पेड़ पौधे मरुस्थल में पाए जाते हैं उनकी जड़ें अधिकतर गहराई में चली जाती हैं ताकि उनको आसानी से पानी मिल सके। आगे बात करते हैं पर्वतीय आवास के बारे में। तो पर्वतीय क्षेत्रों के पौधे शंक्वाकार, शाखा तिरछी, पत्तियां सुई जैसा होती है। पर्वतीय क्षेत्रों के जंतुओं में मोटी त्वचा तथा अधिक बाल पाए जाते हैं। यानी देखिए, जो पर्वतीय क्षेत्र में जो पौधे होते हैं वो शंक्वाक ऐसे इस प्रकार का होते हैं, इस प्रकार का होते हैं, ठीक है ना। ऐसा किस लिए, ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में अधिक बर्फबारी होती है, अधिक वर्षा भी होती है, इसीलिए, ठीक है ना। इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं और पत्तियां सुई के समान पतली पतली होती हैं, ठीक ना। पर्वतीय क्षेत्रों के जंतुओं में मोटी त्वचा तथा अधिक बाल पाए जाते हैं। और जो पर्वतीय क्षेत्र के जो जंतु होते हैं उनकी मोटी त्वचा इसलिए होती है ताकि वहाँ पे ठंड अधिक लगती है, तो ठंड से बचने के लिए उनके मोटी त्वचा क्या करती है, ठंड से बचाती है। इसके साथ साथ अधिक बाल पाए जाते हैं यहाँ पे ताकि ठंड से बच सके। मैदानी आवास की बात करें तो मैदानी आवास में कुछ विशेषताएं हैं, उसको भी देख लेते हैं। हिरण का मजबूत दांत होता है, ठीक है। इसके लंबे कान शिकारी की गतिविधि की जानकारी देती है, ठीक ना। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मजबूत दांत किनका होता है, तो हिरण का। डॉल्फिन तथा व्हेल में गिल नहीं होता, काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। जो डॉल्फिन मछली होती है, जो व्हेल है, इन दोनों में गिल नहीं पाया जाता। तो भाई सांस कैसे लेंगी, तो वात छिद्रों से, वात छिद्रों से ये श्वास लेती हैं। जलीय पौधे की जड़ें छोटी होती हैं तथा मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना है। जो जलीय पौधे होते हैं उनके जो जड़ होती हैं बहुत बड़ी नहीं होती है, उतना ही होती हैं जितना कि वो आसानी से तलहटी में पहुंच जाए और पौधे को जमाए रखे एक जगह पर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, जल में पाए जाने वाले पौधे हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन, काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन, इसको आप नोट करिएगा कि जल में पाए जाने वाले पौधे हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। मेढक का पिछला पैर जलयुक्त होता है, यानी मेढक का जो पिछला पैर होता है वो जाली युक्त होता है, जाली युक्त, जिसमें जाली जैसा रहता है जिससे आसानी से तैर लेता है, ठीक ना, जो तैरने में सहायक होता है। अब पर्यानुकूलन हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पर्यानुकूलन। अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय, कुछ दिनों के लिए परिवर्तन हो सकता है, उसी को पर्यानुकूलन कहते हैं। मतलब कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं कि इस समय जो समय है या जो हमारे वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है उसके साथ साथ अपने को ढालने के चक्कर में कुछ बदलाव कर लेते हैं, उन्हीं को पर्यानुकूलन कहा जाता है। जैसे केंचुआ के त्वचा के दौरान सांस लेना। देखिए केंचुआ जो है क्या करता है, त्वचा के द्वारा सांस लेता है। पौधे के पत्ती में उपस्थित रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती है, यानी जो पौधे में जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में रंध्र पाया जाता है और उसी रंध्र के माध्यम से वायु जो है पत्ती के अंदर आती है तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन करती है। अब ध्यान रखिएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करती है, सूखा बर्फ भी कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ भी कहा जाता है, यानी शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। और यही लाइन पूछा था कहाँ पे, बीपीएससी टियर 3 के क्वेश्चन जो है एग्जाम में, कि सूखा बर्फ किसे कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए जो पत्ती में रंध्र होता है, इसी के रंध्र के माध्यम से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर आती है और ऑक्सीजन जो है पत्ती से बाहर चली जाती है,
ठीक ना। हम बात करते हैं पौधे में केवल दिन के समय भोजन बनते हैं, यानी ध्यान रखिएगा, पौधे केवल दिन के समय भोजन बनाते हैं और दिन के समय ही वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक ना, जबकि वे 24 घंटे श्वसन करते हैं। और आप जानते हैं श्वसन के दौरान हर एक जीव जंतु ऑक्सीजन ही लेता है, ठीक ना, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक ना। हम बात करें तो पौधे दिन के समय भोजन बनाते हैं जबकि श्वसन दिन और रात चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। कहने का मतलब है कि देखिए, पौधे में भोजन केवल दिन के समय बनता है जबकि श्वसन दिन रात चलता है। और जब दिन के समय भोजन बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड केवल दिन के समय ही लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन श्वसन 24 घंटे चलती रहती है, इसलिए उन्हें 24 घंटे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब भोजन बनता है तो ऑक्सीजन बहुत मात्रा में बनता है, इसलिए दिन के समय पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है, जबकि रात के समय ऑक्सीजन नहीं बनता है उनके अंदर, इसलिए वे रात के समय ऑक्सीजन लेते रहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें तो कुछ पौधे अपने कायिक भागों द्वारा नए पौधे को जन्म देते हैं, जैसे ये आलू, ठीक है। कायिक भाग का मतलब कि आप जानते हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बीजों से नहीं बनते या उनसे बीजों से उनका उत्पादन नहीं होता। जैसे आपने गन्ना देखा होगा, गन्ना हम लोग कैसे उगाते हैं, तो गन्ने को काट कर, उसका तना को काट कर हम लोग ज़मीन में बोते हैं, फिर गन्ना बनता है, कायिक प्रवर्धन हो गया। अपने गुलाब का फूल लगाया होगा तो गुलाब के फूल के लिए क्या करते हैं, बीज बोते हैं, नहीं। मैक्सिमम लोग गुलाब के जो तना होता है तन्ने को काट कर लगा देते हैं, वो भी पौधा बन जाता है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनका हम लोग कायिक कुछ मतलब कि पौधे के कुछ भाग का प्रयोग करते हैं, जिसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है, ठीक है। अब सजीव के लक्षण क्या है, तो सजीव अगर होगा तो श्वसन करेगा, मतलब सांस लेगा, अपने जैसे संतान को उत्पन्न करेगा यानी प्रजनन करेगा, गति करेगा मतलब चलेगा, वृद्धि करेगा यानी उसमें वृद्धि मतलब कि वो बढ़ेगा, उत्सर्जन करेगा, कुछ न कुछ मल मूत्र का त्याग करेगा, उद्दीपन होगा यानी उसमें कुछ स्पर्श करेंगे तो कुछ उसमें अनुभूति होगी, उसी को उद्दीपन बोलते हैं, और फिर उसका अंत में मृत्यु होगा। और इतने लक्षण हैं तो हम कह सकते हैं कि वो चीज़ सजीव है। हम बात करते हैं जैव घटक, तो जैव घटक में जंतु, पौधे और सूक्ष्मजीव सभी आते हैं, इसी को मिलकर जैव घटक बनता है। अब हम बात करते हैं अगला चैप्टर 13 नंबर का, और 13 नंबर चैप्टर है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। काफ़ी छोटा चैप्टर है, इसको देख लेते हैं। तो यूनान के मैग्नस नामक गणरीय के छड़ी के माध्यम से प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। अब देखिए चुंबक की खोज कैसे हुई, तो यूनान के मैग्नस नामक गणरीय था, ठीक ना, जो अपनी भेड़ बकरी चरा रहा था, उसी के छड़ी के माध्यम से क्या हुआ था, प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई, क्योंकि उसके छड़ी में लोहे लगा रखा था और उस जिस पहाड़ी पर रखा था उससे चिपक गया था। इसी प्रकार से उसने क्या किया था, चुंबक की खोज की थी। संभवतः गणरीय के नाम पर उस पत्थर का नाम मैग्नेटाइट रखा गया। यानी वो जो यूनान का जो गणरीय था जिसका नाम मैग्नस था, तो मैग्नस के नाम पर उस पत्थर का नाम भी मैग्नेटाइट रखा गया। मैग्नेट में लोहा होता है, जो मैग्नेट जो चुंबक होता है उसमें क्या होता है, लोहा होता है। कुछ लोगों का कहना है कि मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया, इसलिए इसको मैग्नेटाइट कहा गया। ये भी कुछ तर्क हो सकता है। आगे हम बात करते हैं चुंबक के प्रकार। तो देखिए चुंबक के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक और गोल चुंबक। चुंबकीय पदार्थ मतलब कि जो चुंबक से चिपक जाए उसको चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, मतलब कि जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाए, ठीक है। चुंबक गर्म करने पर या हथौड़ा से पीटने पर और ऊंचाई से गिराने पर अपना गुण खो देता है। मतलब कि अगर आप चुंबक को पीटेंगे, गर्म करेंगे या अधिक ऊंचाई से चुंबक को फेंक देंगे, गिरा देंगे, तो हो सकता है कि चुंबक के अंदर जो आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का जो गुण है वो खत्म हो जाए। आगे बात करें
तो छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़े के असमान ध्रुवों के पास रखना चाहिए। मतलब कि अगर छड़ चुंबक मान लीजिए इस तरह से है, तो उनके जो जोड़े हैं, जोड़ के असमान ध्रुव, जैसे नॉर्थ है ये साउथ है, तो क्या करना है, असमान ध्रुव को पास पास रखना है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, इस तरह से करके रख दीजिए। ठीक है। नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए क्या करना है, तो उसके ध्रुव के पास लोहे का एक टुकड़ा रखना है। जैसे मान लीजिए नाल चुंबक है, तो नाल चुंबक है तो उनके क्या करना है, उनके ध्रुव के पास एक ऐसा लोहे का टुकड़ा रख देना है। मैग्नेटाइट क्या है, एक प्राकृतिक चुंबक है, इसको ध्यान रखना है। चैप्टर खत्म हो गया। अगला बात करते हैं, 11 नंबर चैप्टर छूटा हुआ था, इसको देख लेते हैं। दीप्त, दीप्त का मतलब कि जो प्रकाश देता हो, ठीक ना। जो सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उन्हें दीप्त कहते हैं। जैसे टार्च, मोमबत्ती, बल्ब, सूर्य, इन्हें दीप्त कहते हैं। अदीप्त मतलब कि जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें अदीप्त कहते हैं। या ऐसे बोले, जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता उन्हें अदीप्त कहते हैं। ठीक है, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी हो गई। आगे बात करें, सूचित छिद्र कैमरा द्वारा सूर्य तथा अन्य दीप्त वस्तु को प्रतिबिंब को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कि सूचित छिद्र कैमरा एक ऐसी डिवाइस होती है जिसे बनाया जाता है और इसके माध्यम से जो भी दीप्त वस्तुएं होती हैं उनका प्रतिबिंब हम लोग इस सूचित छिद्र कैमरे में मतलब कि बना लेते हैं। उसका प्रतिबिंब सूचित छिद्र कैमरा पर बन जाता है। ठीक है ना। और उसी को प्रतिबिंब को देखने के लिए हम लोग सूचित छिद्र कैमरा बनाते हैं। दर्पण परावर्तन के नियम पर और लेंस अपवर्तन की घटना पर कार्य करते हैं। मतलब कि जो दर्पण होता है, जो शीशा होता है, जो आईना होता है, वो परावर्तन के नियम पर काम करता है, जबकि लेंस जो है ये अपवर्तन के नियम पर काम करता है। इसको याद रखना है आपको। ठीक ना, क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है यहाँ से। 12 नंबर चैप्टर की बात करें, विद्युत तथा परिपथ। तो विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। मतलब कि जो विद्युत सेल होता है इसमें संचित रासायनिक पदार्थ होते हैं और इसी रासायनिक पदार्थ से विद्युत उत्पन्न होता है। सेल के समूह को बैटरी कहते हैं, यानी बहुत सारे सेल मिलकर बैटरी बनता है। जैसे अगर हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो देखते हैं उसमें 3 सेल 2 सेल डाला जाता है तब वह टॉर्च जलता है। ठीक ना। तो उससे यानी सेल के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। टंगस्टन का प्रतिरोध तथा गलनांक उच्च होता है, जो विद्युत बल्ब में प्रयोग होता है। यानी विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन होता है उसका गलनांक उच्च होता है, मतलब जल्दी गलता नहीं है, प्रतिरोध क्षमता भी अधिक होती है, यानी वह ज़्यादा रेजिस्टेंस उसमें पाया जाता है। विद्युत धारा का प्रवाह जो है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखना है कि जो भी करंट होता है या विद्युत धारा होता है उसका प्रवाह धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ होता है। ठीक ना। और जो बड़ा टर्मिनल आपको दिखता है, जैसे मान लीजिए इस तरह से जो बैटरी लगी रहती है इस तरह से, तो ये जो बड़ा जो टर्मिनल है इसको बोलते हैं धन टर्मिनल, ये छोटे वाले को बोलते हैं ऋण टर्मिनल। वहीं लिखा गया है कि बड़ा टर्मिनल धन टर्मिनल होता है और छोटा टर्मिनल ऋण टर्मिनल होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा बैटरी में पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ गति करता है। देखिए लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा बैटरी में पॉजिटिव की तरफ यानी धन टर्मिनल की तरफ गति करता है, जबकि विद्युत धारा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ, दोनों अलग अलग बातें हैं। यानी जो करंट रहेगा वह धन से माइनस की तरफ चलेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन माइनस से धन की तरफ चलेगा। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत हाई से लो दिशा में गति करता है। यानी करंट और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं। करंट हमेशा माइनस से प्लस की तरफ चलता है, जबकि करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ चलता है। ठीक है। आगे बात करें तो ध्यान रखिएगा, वायु जो होता है ये जलवाष्प, ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, धूल और धुआं का मिश्रण होता है। आगे बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसी वायु में 21% ऑक्सीजन होता है और लगभग 0.03% आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 78% होता है। मात्रा की बात करें तो आर्गन ही अक्रिय गैस है। आर्गन क्या है? आर्गन अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में पाया जाता है। आर्गन क्या है? आर्गन एकमात्र ऐसा गैस, अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में पाया जाता है। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन द्वारा पहुंचता है। यानी जो वायु में जो जल है, जो वायु में जल है, या तो वाष्पन के माध्यम से पहुंचेगा वहां पर, या तो संघनन के माध्यम से। भराव क्षेत्र, जहाँ पे कूड़ा कचरा डाला जाता है, यानी जहाँ पे हम कूड़ा कचरा ले जाकर डालेंगे उस क्षेत्र को भराव क्षेत्र कहा जाता है। नीले कूड़ेदान में ऐसे पदार्थ को डाले जाते हैं जो पुनः उपयोग हो सकता है। यानी ऐसे कूड़े कचरे जिसका पुनः प्रयोग हो सकता है उसको हम लोग नीले कूड़ेदान में डालते हैं, तथा जो आसानी से नहीं अपघटन होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं, लाल केंचुआ में दांत नहीं होता है बल्कि गीजड़ होता है। अब ध्यान रखिएगा, जो लाल केंचुआ होता है, लाल केंचुआ में दांत नहीं होता है बल्कि क्या होता है? गीजड़ होता है। ठीक है। दूध में विटामिन सी, फाइबर और आयरन नहीं पाया जाता है। दूध में क्या नहीं पाया जाता? ऑप्शन दे देगा। दूध में क्या नहीं पाया जाता? ऑप्शन देगा आपका प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी। अब मैक्सिमम लोग मार देंगे, उपरोक्त में कोई नहीं, क्योंकि सब लोग समझेगा कि दूध में कैल्शियम भी मिलेगा, विटामिन सी भी मिलेगा और प्रोटीन भी मिलेगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। ध्यान रखना है, दूध में क्या नहीं मिलता है? तो विटामिन सी नहीं मिलता है, फाइबर नहीं मिलता है और आयरन नहीं मिलता है। विटामिन सी को ताप संवेदी विटामिन भी कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? ताप संवेदी विटामिन। केसर वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। ये भी अच्छी लाइन है। केसर जो है वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है, यानी जो स्त्री केसर का जो वर्तिकाग्र होता है वहाँ से क्या मिलता है? केसर मिलता है। बांस दुनिया का सबसे लंबा घास है। बांस क्या है? कोई पौधा नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे लंबा घास बांस है। और इस तरह से ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है ना। फिर हम लोग क्लास 7 का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।